क्योंकि अगर संख्या के बिहाफ पे अगर हम जस्टिस करेंगे तो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो छोटी छोटी नंबर्स में कम है और छितरी हुई जातियां हैं जिनको कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में। तो आप रोड पर या मीडिया में या पब्लिक में कुछ और कहते हैं, लेकिन संसद में आप उन्हीं को वोट करके आते हैं जिसके लिए आप अब तक खिलाफ थे। तो ये विपक्ष का दोहरा चरित्र है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड है या मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है, उनके लिए पॉलिसीज लाना ज़्यादा जरूरी है, तभी उनको सोशल जस्टिस मिलेगा और तभी उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सोशल रिप्रेजेंटेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज उनके लिए आप बना पाएंगे। अच्छा, आपकी रिसर्च में मायावती का नाम कहीं पर आता है? क्योंकि बहन जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन का वोट है और हर कम्युनिटी का वोट है, तो उनको अगर ना शामिल करके तो ये इंडिया गठबंधन जो बना रहा है, इंडिया गठबंधन, उसमें अगर मायावती नहीं है तो मतलब वो सक्सेस भी नहीं हो सकता। तो इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए कि यूपी की एक ऐसी पार्टी जो मजबूती के साथ अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाई है और सरकार बनाई है और जिसकी ऐसी पॉलिसीज है जिसमें अभी भी बहुत सारी जो अति पिछड़ी जाती हैं उनका जुड़ाव वो अपने साथ महसूस करते हैं, तो मायावती जी को शामिल करना ज़्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं दिल्ली टाइम्स। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंकज चौरसिया जी, जो कि जामिया के एक रिसर्च स्कॉलर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपका। सर सबसे पहले आपकी एक जाति और राजनीति में पकड़ बहुत अच्छी है, मतलब रिसर्च आप करते हैं इसमें, और हमने सुना है कि आप लिखते भी रहते हैं सामाजिक न्याय पर। तो सबसे पहला सवाल इसमें आपसे ये बनता है कि जो सामाजिक न्याय है वर्तमान समय में उसको आप कैसे देखते हैं, मतलब उसकी अवधारणा को आप कैसे देखते हैं? हाँ, सबसे पहले तो ये है कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस की कास्ट सर्वे बेस्ड रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। तो अभी जो हाल ही का जो सामाजिक न्याय का जो पूरा डिस्कोर्स है उसमें जो डिमांड हो रही है कि जिसकी जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। तो ये अपने आप में ही एक ऐसा उलझा हुआ नारा या एक ऐसा हुआ सवाल है जिसमें इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबको न्याय नहीं मिल सकता है। सामाजिक न्याय की जो अभी अवधारणा बनी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि संख्या के बिहाफ पे हम जस्टिस करेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये ऐसा सवाल है या ऐसा नारा है जिसको जो पूरा उलझा हुआ है, क्योंकि अगर संख्या के बिहाफ पे अगर हम जस्टिस करेंगे तो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो छोटी छोटी नंबर्स में कम है और छितरी हुई जातियां हैं जिनको कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में। तो ये ऐसा एक नारा है जो उलझा हुआ है। दूसरा, आप कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या होगी, तो जो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो बिहार के अंदर आया है 36%, जिनके लगभग 36 सांसद हैं, और जो मजबूत जातियां हैं ओबीसी के अंदर उनके जो सांसद और विधायक जो हैं वो उनके संख्या के हिसाब से ज़्यादा हैं। तो आप इसको जो उनको आप न्याय कैसे करेंगे? दूसरा, किस जाति के पास संसाधन कितने हैं, किस जाति के पास नौकरियां कितनी हैं, किसके पास खेत कितने हैं, तो ये जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप केवल संख्या दे देंगे जातियों की, इससे न्याय नहीं तय होगा। तो जब तक सारी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि न्याय संख्या के बिहाफ पे होगा? तो सबसे पहले तो बिहार सरकार को वो इकोनॉमिक प्रोफाइल वाला डेटा सार्वजनिक करना चाहिए। अच्छा, आप ओबीसी की बात कर रहे हैं तो सवाल यहाँ से ये भी निकलता है कि एक तरफ भारत में ओबीसी है तो दूसरी तरफ भारत में एक एमबीसी भी है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या, मतलब कि अंतर क्या देखते हैं आप इसमें ओबीसी और एमबीसी में? सबसे पहले तो ये जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसमें, क्योंकि ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि पैन इंडिया लेवल पर लागू हुआ। उससे पहले 1977 और 78 में बिहार सरकार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और ओबीसी को रिजर्वेशन दिया और उस रिजर्वेशन को 2 भागों में बांटा। तो लेकिन वो बिहार तक सीमित था। मंडल का जो रिपोर्ट लागू होता है उसमें LR नाइक जो एक दलित मेंबर थे, उन्होंने एक डिसेंट नोट लगाया। उन्होंने बोला कि ओबीसी में भी कई सारी जातियां ऐसी हैं जो काफी कमजोर हैं। तो वो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर एक तालाब में एक बड़ी मछली एक छोटी मछली रहती है तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। उन्होंने इस तरह से बोला। उनका आशा यह था कि जो मजबूत जातियां हैं ओबीसी की, वो छोटी जातियां जो संख्या में कम है या आर्थिक तौर पर कमजोर है, उनका सारा जो रिजर्वेशन है वो खा जाएंगे। तो ये जो पूरा डिस्कोर्स है कि ओबीसी और एमबीसी में क्या फ़र्क है, तो एमबीसी जो ऐसी जातियां हैं जो आर्टिजन कम्युनिटी, जो कारीगरी से अपने खाती हैं, या कोई गार्डनिंग कम्युनिटी जो बगीचे या सब्जियां उगाती हैं, या बुनकर वाली जातियां हैं, तो इनके और उनके बीच में ये अंतर ये है कि जितनी अपर ओबीसी जातियां हैं उनके पास लैंड है, खेत है, और इन जातियों के पास लैंड बिल्कुल ना के बराबर है। अब 1990 में क्या होता है कि रिजर्वेशन मंडल कमीशन लागू होता है और 1990 में ही इस दशक में ग्लोबलाइजेशन आ जाता है। तो ये सारी जातियां जो इनके सारे रोजगार छिन गए, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनके रोजगार ले लिया और ये शहरों की तरफ जाते हैं। अब शहरों की तरफ वो उतना ही कमा पाते हैं जितना उनको खाने की आवश्यकता है। अब वो रिजर्वेशन कैसे पाएंगे, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और पढ़ने लिखने के लिए उनके पास कोई
एसेट्स नहीं है, कोई इकोनॉमिक सोर्स नहीं है, बस खाने भर के ही वो कमाई कर पाते हैं। तो इसलिए जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है या मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए पॉलिसीज लाना ज़्यादा जरूरी है, तभी उनको सोशल जस्टिस मिलेगा और तभी उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सोशल रिप्रेजेंटेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज उनके लिए आप बना पाएंगे। अच्छा, आपने सबसे पहले जिक्र किया था ओबीसी का और बिहार सरकार का। तो यहाँ पर जब बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराई और उसमें आंकड़े निकलकर सामने आए तो पूरे देश में हाहाकार मच गया एक तरह से। तो ये जातिगत जनगणना जो है ये 2024 में किस तरह से प्रभावित पड़ने वाली है, मतलब चुनावों पर? ये एक सही बात है कि ये पहली बार लगभग 90 साल के बाद, क्योंकि हमारा जो कास्ट सेंसस जो ओबीसी का हुआ था या सारी जातियों का, वो 1931 में पहला लास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद कोई सेंसस नहीं है। हाँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का सेंसस हो रहा था, जिसका हमें पॉपुलेशन साइज पता था और किस कास्ट का कितना पॉपुलेशन है ये भी पता था। तो ओबीसी का लेकिन नहीं हो रहा था। तो ओबीसी काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि हमारा कास्ट सेंसस होना चाहिए ताकि पॉलिसीज बने तो हमारे अकॉर्डिंग बने और हमारा रिप्रेजेंटेशन तय होना चाहिए कि हमारा पॉपुलेशन साइज कितना है और हमारा पार्लियामेंट में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और जॉब सेक्टर में ये हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है और हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति इस कैसी है, तो ये पता चल पाए। दूसरा, जब तक आपके पास नंबर्स नहीं होंगे, मतलब कास्ट के नंबर्स नहीं होंगे, तो आप कैसे किसी को न्याय कर पाएंगे, कैसे किसी को जॉब दे पाएंगे, कैसे किसी के लिए पॉलिसीज ला पाएंगे और किसके पास ज़मीन कितनी ये कैसे पता कर पाएंगे। तो इसके लिए कास्ट सेंसस की डिमांड हो रही थी, जो नीतीश सरकार ने ये कास्ट बेस्ड सर्वे करके पहला एक कदम जो है इस दिशा में पहला कदम रखा है। तो उसके लिए उनको थैंकफुल बोलना चाहिए। और लेकिन कास्ट के नंबर पे या इस रिपोर्ट के बिहाफ पे 2024 का चुनाव जीत पाएंगे ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें कई ऐसी भी जातियां जो आरोप लगा रही हैं कि उनका 1931 का जो सेंसस हुआ था उसमें उनके नंबर्स इतने थे और अभी उनका नंबर्स लगभग उतना ही बना हुआ है, जबकि दूसरी और जातियों के नंबर्स ज़्यादा हो गए, तो वो नहीं वोट करेंगे। दूसरा, जो अपर ओबीसी की जातियां हैं और जो एमबीसी जो जातियां हैं वो हमेशा जो है अपर ओबीसी जातियों के खिलाफ रहते हैं। तो अगर ये इनका आरजेडी और जेडीयू का अलायंस रहेगा तो जो एमबीसीज हैं या एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है वो उनको वोट नहीं करेंगे। सेम यही स्थिति जो है वो आप नेशनल लेवल पर देखेंगे कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो ज़्यादातर एनडीए को पसंद कर रही, मतलब मोदी जी को पसंद कर रही। तो इसलिए इससे 2024 का चुनाव विपक्ष के हाथ में चला जाएगा या विपक्ष इसको जीत लेगा, कहना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि 2024 में मोदी जी का पलड़ा थोड़ा भारी है, तो इसमें एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि एक तरफ नीतीश सरकार के खिलाफ लोग जा रहे हैं क्योंकि आंकड़े जो हैं ठीक ठाक नहीं आए आपके मुताबिक, लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अभी फिलहाल ही एक बिल पास हुआ था जिसका नाम मतलब महिला आरक्षण बिल था। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया था, लेकिन वहाँ पर ओबीसी की महिलाओं का जिक्र नहीं किया गया है। तो ऐसा लगता है कि मोदी जी से या बीजेपी या एनडीए के खिलाफ ओबीसी की महिलाएं जा सकती हैं, और जब महिलाएं जाएंगी तो उनका पूरा परिवार जाएगा, तो बीजेपी को, एनडीए को खतरा है। पहली बात तो ये 27 साल पुराना एक डिमांड था विपक्ष का और सारे पार्टीज का कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि 33% आरक्षण ही क्यों। ये 27 साल पुरानी बात है जब हम 33% मांग कर रहे थे। अभी उनका आधी आबादी महिलाओं की है तो उनको 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारी तो डिमांड ये है। फिर भी अगर वो 33% हुआ है ये भी स्वागत करने योग्य है, लेकिन उसमें ओबीसी महिलाओं को शामिल ना करके, एक बहुत बड़ी आबादी ओबीसी महिलाओं की, उनको शामिल ना करके ये थोड़ा सैड करने वाला बिल है, क्योंकि ओबीसी महिलाओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मेरी डिमांड ये भी थी कि अगर आप मोदी गवर्नमेंट जो है वो 2017 में रोहिणी कमीशन लेकर आई है और वो कह रहे हैं कि हम ओबीसी में जो सबसे अति पिछड़ी जातियां हैं उनको हम न्याय देने का काम करेंगे, मतलब हम रिजर्वेशन को कई भागों में बांट देंगे और जो ज़्यादा बैकवर्ड है उसको हम रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, लेकिन जब आप एक पहला आप मान रहे हैं कि जो पहले जो गलतियां हुई हैं मंडल के समय में आप उसको सुधारना चाहते हैं रोहिणी कमीशन से, लेकिन जब आप नया एक बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और पास कर रहे हैं तो आप उसमें वो गलतियां फिर से आप कर रहे हैं। मतलब आप ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं और ओबीसी में जो और अति पिछड़ी महिलाएं हैं, कोयरी की महिला या यादव की महिला, कुर्मी की महिला, जाट की महिला, गुर्जर की महिला जैसी कोई चौरसिया की महिला, किसी नाई की महिला, किसी गडरिया की महिला नहीं हो सकती है। तो वो अभी क्या है कि आप पार्लियामेंट में आप ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं, तो ओबीसी जनरल सारी सीट है तो उस जनरल सीट पर ही ओबीसी आदमी चुन के जाते हैं या महिलाएं चुन के जाते हैं। ठीक वैसे ही जो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होंगी उसमें ही वो ऐसी महिलाएं जाएंगी ओबीसी की जो अपर हैं, तो अति पिछड़ी जाती है तो फिर वैसे ही रह जाएंगी, उनकी महिलाएं भी रह जाएंगी। तो इससे महिला आरक्षण बिल में एक तो ओबीसी को शामिल किया जाना चाहिए, दूसरा जो अति पिछड़ी महिलाएं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए और इसको कैटेगराइज किया जाना चाहिए। मांग भी उठ रही है, लोग मतलब इसके लिए काफी धरने वगैरह भी देखने को मिले,
विपक्ष ने भी मांग उठाई कि ओबीसी की महिलाओं को लाना चाहिए। अगर जो वर्तमान की सरकार है, मोदी सरकार और एनडीए, अगर वो इस बात को ना मानता, मतलब ना माने और ये ऐसा प्रस्ताव ना पास कराए कि ओबीसी की महिलाओं को भी थोड़ा हक मिलना चाहिए, तो क्या 2024 में एनडीए को कुछ नुकसान पहुंच सकता है? नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो डिमांड कर रहे थे 27 साल से, जो डिमांड था कि महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए, और इसलिए वो बिल पास नहीं करवाने दे रहे थे सत्ता पक्ष को उस समय की, और कि इसमें ओबीसी महिलाएं नहीं है, और ओबीसी महिलाएं नहीं है इसलिए हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम इस बिल को पारित नहीं होने देंगे, पास नहीं होने देंगे। लेकिन वही 27 साल पहले जो पार्टियां जो है इसका विपक्ष में थी, इसके विरोध में थी, वही इस बार इफ नो बट करके इसको समर्थन देके आई हैं। तो आप रोड पर या मीडिया में या पब्लिक में कुछ और कहते हैं, लेकिन संसद में आप उन्हीं को वोट करके आते हैं जिसके लिए आप अब तक खिलाफ थे। तो ये विपक्ष का दोहरा चरित्र है। मोदी गवर्नमेंट जो कर रही है, उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण देंगे, उन्होंने दिया, लेकिन अब आपका जो स्टैंड पहले था उससे आप बदल कर आप उसको समर्थन देकर चले आए, और बाहर कह रहे हैं कि ओबीसी महिलाओं को शामिल नहीं किया है। तो ये तो उनसे विपक्ष से सवाल किया जाना चाहिए। अच्छा, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने आरक्षण दे दिया, दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है जो काफी सोशल एक्टिविस्ट हैं बहुजन समाज के, वो ये कहते हैं कि एनडीए या मोदी गवर्नमेंट जो है आरक्षण को पीछे से खत्म करती आ रही है या करने का प्रयास कर रही है। तो क्या ऐसा कोई संभव है कि आरक्षण खत्म किया जा सकता है? आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसपे पक्ष और विपक्ष के सवाल जवाब होते रहते हैं। कोई किसी को संतुष्ट नहीं अब तक कर पाया है, और कोई संतुष्ट होना भी नहीं चाहता है। सवर्ण लॉबी है या सवर्ण जो होल्ड में रहने वाले लोग हैं, उनका तर्क कुछ और होते हैं आरक्षण को लेकर, और जो इससे लाभान्वित या जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके तर्क कुछ और रहते हैं। तो ये तो सच है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज जो आई, अफर्मेटिव एक्शन, उसमें आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का, उसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल जो है ओबीसी का है, और मंडल के बाद से ओबीसी रिजर्वेशन आया है। लेकिन उस समय आप देखेंगे कि जो मंडल रिजर्वेशन आने के बाद से जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ज्यादातर रीजनल पार्टी, वो ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो आप क्यों नहीं लागू करवा पाए? तब तो आपकी सरकार थी, आप मंत्री थे, कोई रक्षा मंत्री बन रहा था, कोई रेल मंत्री था, तो उस समय आप क्यों नहीं करवा पाए? आज ये सवाल है कि उनका एजेंडा फिक्स है कि हमें मार्जिनलाइज सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है, वो अपने मुद्दे पे या अपने सवालों पे अड़िग हैं। लेकिन आप क्या कर रहे थे? और अभी जब इस तरह की जो डिबेट उन्होंने छेड़ा है कि हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सीट एनएफएस कर दी जा रही है, ठीक है कर दी जा रही है सेंट्रल लेवल पे, लेकिन आप स्टेट में ऐसा फिर क्यों है? जहां जहां विपक्ष की गवर्नमेंट है, मतलब रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट है जो मोदी के अगेंस्ट में है, तो वो लोग अपने स्टेट में इस तरह की पॉलिसीज क्यों नहीं ला पा रहे हैं कि सीट अब कोई एनएफएस नहीं होगी, ओबीसी का जो बैकलॉग है वो भरा जाएगा, शेड्यूल कास्ट का जो बैकलॉग है वो भरा जाएगा, शेड्यूल ट्राइब का जो बैकलॉग है वो भरा जाएगा। तो उनसे भी तो सवाल किया जाना। हमेशा सत्ता पक्ष से सवाल करना ठीक है, लेकिन आपकी गलतियों के ऊपर सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो ये भी उनसे सवाल किया जाना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि आपकी पकड़ या रिसर्च बहुत मजबूत है ना, पॉलिटिक्स पर और कास्ट पर। तो जो कास्ट के अकॉर्डिंग देखें, जातियां देखें, तो कितनी जाति मोदी सरकार या एनडीए के साथ जा रही हैं अभी और कितनी उनके खिलाफ है? एक तो जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट वो ऑलमोस्ट बीजेपी के साथ है। अब ओबीसी में जो अपर ओबीसी है, यानी कि जो रीजनल पार्टीज हैं, वो रीजनल पार्टी ज्यादातर मंडल के बाद उभर कर आई हैं, और वो भी ज्यादा क्या है, वो उस स्टेट की मजबूत जातियां हैं। तो आप कह सकते हैं जो मजबूत जातियां हैं वो एनडीए के साथ नहीं है, या एनडीए को लगभग ना के बराबर वोट करेंगे। लेकिन जो दूसरी और जातियां हैं ओबीसी के अंदर, वो ज्यादातर मोदी के साथ हैं या एनडीए के साथ हैं। तो ये जो ओबीसी की जो अपर जातियां हैं वो हमेशा उनके साथ जाएंगे, और जो और दूसरी और जातियां हैं वो नीचे जाएं। फिर आप दलितों में आ जाएं, दलितों में जो सबसे ज्यादा मजबूत हैं वो एनडीए के खिलाफ होंगे, और जो दूसरी और जातियां हैं वो एनडीए के साथ में होंगे, मतलब मोदी को वोट करेंगे। तो इस तरह से इसको देखा जाना चाहिए। दूसरा, आप एक और जाति जो है कुशवाहा, जो बिहार में है, वो अभी कंप्लीटली वो अपर ओबीसी है, लेकिन वो कंप्लीटली जो है एनडीए के साथ जाएगी, मतलब मोदी जी के साथ जाएगी। तो इसको आप 2024 के चुनाव में आप इसको ऐसे ही देखिए कि जितनी अपर जातियां हैं उनके खिलाफ दूसरी जातियां हैं ओबीसी के अंदर। तो हम इसको ऐसे ही देख रहे हैं। क्या लग रहा है, मतलब जाति देखें तो किसका पल्ला ज्यादा भारी दिख रहा है इस बार? इसमें जहां तक मेरी समझ है और जो मैं समझ पा रहा हूँ, उसमें अभी भी एनडीए ज्यादा मजबूत है, और इनके पास अभी कोई चेहरा नहीं है, और इन्होंने अभी सीट भी डिक्लेयर नहीं किया है। तो और इनके पास कोई बहुत बड़ा मोदी के खिलाफ चेहरा नहीं है, और ये केवल मुद्दों की कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। केवल उनको लगता है कि हम कास्ट सेंसस करा के या कास्ट सेंसस का डिमांड करके हम एनडीए गठबंधन को हरा देंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आपकी रिसर्च में मायावती का नाम कहीं पर आता है? अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बताए तो? अब वो एक तो ये है कि इंडिया
इंडिया गठबंधन को अगर चुनाव जीतना है तो बहन जी को लाना होगा, क्योंकि बहन जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन का वोट है और हर कम्युनिटी का वोट है। तो उनको अगर ना शामिल करके तो ये इंडिया गठबंधन जो बना रहा है, इंडिया गठबंधन, उसमें अगर मायावती नहीं है तो मतलब वो सक्सेस भी नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए कि यूपी की एक ऐसी पार्टी जो मजबूती के साथ अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाई है और सरकार बनाई है और जिसकी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें अभी भी बहुत सारी ओबीसी में भी जो अति पिछड़ी जाति हैं उनका जुड़ाव वो अपने साथ महसूस करते हैं। तो मायावती जी को शामिल करना ज़्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। तो मायावती को शामिल करने के बाद एनडीए के मुकाबले हो जाएंगे या फिर बराबरी करेंगे, आगे नहीं, जाएंगे? तब ज़्यादा मजबूती के साथ एनडीए से लड़ आगे पाएंगे। जाएंगे। हाँ, मतलब ज़्यादा उनको मजबूती मिलेगी इंडिया अलायंस को। तो ये थे पंकज चौरसिया जी, जिनकी कास्ट एंड पॉलिटिक्स पर रिसर्च काफ़ी अच्छी थी, जितना आपने सुना। और आगे ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें दलित टाइम्स के साथ। मैं राज शेखर, दलित टाइम्स दिल्ली।